नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 23 फरवरी 2026 ईस्वी और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इसलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हेडलाइन देखिए क्या है कि हाईएस्ट रैंकिंग माओइस्ट था ये, देवू नाम था इसका। जी तो इन्होंने खुद ही नाम में लगा लिया है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था गोपाल, लेकिन उसने जी लगा लिया था खुद ही। तो उसी प्रकार से देवू जी इनका नाम है, इसने सरेंडर कर दिया है। अभी तक के माओवादियों में जितने बड़े से बड़े कमांडर आप देखेंगे उसमें से सबसे बड़ा था यह, क्योंकि ये सेंट्रल कमांड जो है CPIM का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट जो माओ के विचारधारा को फॉलो करती है और हिंसक संघर्ष के द्वारा स्टेट को उखाड़ करके फेंकना चाहती है। स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 वाला स्टेट समझिएगा। यहाँ पर स्टेट का मतलब किसी पर्टिकुलर राज्य से नहीं है, बल्कि भारत सरकार, केंद्र सरकार और वर्तमान शासन सत्ता को उखाड़ कर फेंकना चाहती है हिंसक संघर्ष के द्वारा। उसी माओइस्ट का यह सेंट्रल कमांड का लीडर था जिसने सरेंडर किया है। 31 मार्च 2026 गृह मंत्रालय के द्वारा डेडलाइन डिसाइड किया गया है कि भारत से नक्सलवाद को 100% एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, समाप्त करने के लिए। उसी के क्रम में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि माओइस्ट का जो सेंट्रल कमांड, अभी समझाऊंगा मैं सारा डिटेल में आपको, उसको हेड कर रहा था कई वर्षों से ये। तो इसके बारे में ज़रा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक और टॉपिक जो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे वो है रैपिड रेल शुरू किया गया है दिल्ली मेट्रो के, दिल्ली से मेरठ के लिए। ये NCR की कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। दिल्ली NCR क्या रीजन होता है, दिल्ली क्या है और रैपिड रेल क्या है, मेट्रो रेल से क्या डिफरेंस है, कौन सा यह प्रोजेक्ट था, आगामी 2 प्रोजेक्ट कौन से हैं, इसे भी ज़रा हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें से फैक्ट आपके प्रीलिम और मेंस के लिए निकल सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है। उससे पहले ये टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। अचीवर ग्रुप चल रहा है, इसी प्रकार से टेस्ट होते हैं, टाइमर लगा हुआ होता है और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेस्ट मिल जाते हैं जहां पर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 13 फरवरी से शुरू किया और 13 जुलाई तक चलेगा। डेली टेस्ट होता है, इसलिए जिन्हें जुड़ना हो ज़रूर ही जुड़िएगा। उसके बाद आपको रिवीजन के लिए PDF भी मिल जाता है जिससे आप सारे सवाल और उसके एक्सप्लेनेशन को रिवाइज भी कर सकें। तो जुड़ेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा, इसकी तो मैं गारंटी ज़रूर ही ले सकता हूं आपसे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। जिन्हें जुड़ना हो मैसेज कीजिए और जुड़ सकते हैं। देखिए पहला टॉपिक, तेलंगाना पुलिस जो है उसको सबसे बड़ी सफलता मिली है। CPIM के सर्वोच्च उच्च रैंकिंग वाला नेता, मतलब समझिए कि माओइस्ट में टॉप के 1 2 3 में जो आते हैं वो, इससे पहले भी पिछले साल भी बहुत सारे बड़े बड़े सरेंडर हुए हैं। तो सरकार ने 2 प्रकार की नीति को एक साथ चलाया है, तभी जाके सफलता मिली है। इसमें एक समाधान पहल है, SAMADHAN। इस पहल का क्रक्स अभी मैं आपको केवल बताऊंगा क्योंकि बहुत बार मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है। इसका एक तो है हिट, स्ट्राइक करो, ख़त्म करो, मारो, जिसमें लोकल लोगों को शामिल करके गुरिल्ला फोर्स बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जो वहाँ पर कोबरा बटालियन के साथ मिल करके काम करती है। सेकेंड है डेवलपमेंट और विकास के कार्यों को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, जिससे क्या हो, नए लोगों की भर्ती रुक जाए, क्योंकि डेवलपमेंट और इत्यादि चीज़ें जब गांव-गांव तक पहुंचेगी तो कौन बंदूक लेके क्रांति खेलना चाहता है, कोई भी नहीं। और दूसरा, अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे। सरेंडर कर देंगे तो मुख्य धारा में आप शामिल हो जाइए, आपको कोई जेल नहीं होगी, आपको समाज में रहने के लिए जगह दिया जाएगा और कुछ अमाउंट भी दिए जाते हैं ताकि शांतिपूर्वक आप अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ये जो देवू है इसके ऊपर में 250 लोगों से ज़्यादा के किलिंग का आरोप है। 250 से ज़्यादा लोगों को मारने का इस पर केस है। 1 करोड़ से ज़्यादा का तो बाउंड्री लगा हुआ था, इसके सर पर इनाम घोषित किया गया था 1 करोड़ से ज़्यादा का, और उसने सरेंडर किया है। तो उसी के बारे में यह डिटेल में यहाँ पर बताया जा रहा है। 20 अन्य माओवादी कैडर भी सरेंडर कर चुके हैं। देवू पिछले 20 सालों से CPI माओवादी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख था। ये पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सक्रिय नेता था। उसका सरेंडर माओवादी आंदोलन कमज़ोर होने और टूटने का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। आज कई सारे कॉलेज और इन सब जगहों पर
जो लेफ्टिस्ट विंग वाले उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा क्रांति खेल रहा था उसी ने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो अमित शाह द्वारा जो समय सीमा तय की गई 31 मार्च 2026, और उसी के फलस्वरूप ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों को मारा भी गया है, नक्सलियों को ख़त्म भी किया गया है, और जो ख़त्म नहीं होते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, वो सरेंडर भी कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में नक्सलवाद में जितनी ज़्यादा कमी आई है, उतना ज़्यादा कमी पिछले 50 सालों में भी नहीं देखा गया था, क्योंकि बड़े से बड़े जो अधिकारी हैं, अधिकारी कैडर के व्यक्ति हैं, वो सब सरेंडर कर रहे हैं। इसके पीछे जरूर ही सरकार की अथक परिश्रम होगा। देखिए क्या है, भारत का रेड कॉरिडोर किसे कहा जाता है। पहले बिहार भी इस चीज़ के कारण से प्रभावित था। माओवाद जो अलग अलग राज्यों में है वो अलग अलग कारणों से उत्पन्न हुए। जैसे बिहार में कास्ट सबसे बड़ा कारण था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण से माओवाद उत्पन्न हुआ बिहार में। वहीं पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खनिज संसाधन पर कब्जा करने के कारण से कैपिटलिस्ट और बनाम माओइस्ट जो थे उसका आंदोलन यहाँ पर देखा गया। बिहार में कास्टिज्म के कारण से था, और महाराष्ट्र में भी संसाधनों के कारण से ही यह तनाव उत्पन्न हुआ था। तो अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों पर माओवाद आपको दिखेगा, लेकिन समय के साथ इस पूरे एरिया को रेड कॉरिडोर कह दिया जाता था। मुख्य रूप से ये माओ और लेफ्टिस्ट विचारधारा के हिंसक समूह होते हैं। लेफ्टिस्ट विचारधारा के 2 समूह हैं। एक है पॉलिटिकल, जो हमारे संसद बैठते हैं और वो हिंसक के हितैषी होते हैं, और एक होता है हिंसक जो बंदूक लेकर के क्रांति खेलते, लाल सलाम करते हैं, जंगल में रहते हैं, वो ये विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं। इसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो पॉलिटिकल विचारधारा है। CPIM जो है यह हिंसक विचारधारा है। इसे ज़रा हम लोग समझेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट इसे कहा जाता है, माओइस्ट विचारधारा, जिसके तहत चीन में रिवॉल्यूशन आई थी, क्रांति आई थी। आपने सुना होगा कि चीन में माओ त्से तुंग था और उसने वहाँ पर रिवॉल्यूशन किया। रिवॉल्यूशन का तात्पर्य है जो भी उसके अपोजिट में पार्टियाँ थी, जो भी वहाँ के बुजुर्गवार वर्ग थे, उन सबको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और वहाँ पर नए प्रकार के शासन सत्ता की स्थापना की थी माओइस्ट ने। तो उसी के फलस्वरूप यहाँ पर और दुनिया में और भी सारे कई जगहों पर उस हिंसक विचारधारा को मानते हुए इन्होंने शासन सत्ता को परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, क्योंकि चीन का इतिहास बिल्कुल अलग था और भारत का बिल्कुल ही अलग रहा है। इसका पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय माओवादी सशस्त्र विद्रोही संगठन है। बहुत सारे संगठन हैं, लेनिनिस्ट है, माओइस्ट है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग विचारधारा के आधार पर, लेकिन यह सबसे बड़ा जो था वो यही था। 2009 में बैन किया गया, सरकार ने इसको बैन संगठन, प्रतिबंधित संगठन के रूप में घोषित किया, और UAPA एक्ट के तहत में भी इसको लाया गया है कि इसके सक्रिय सदस्यों पर UAPA भी लगाया जा सकता है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट जो है उसको भी लगाया जा सकता है। इसे आमतौर पर नक्सलवाद या माओवाद के नाम से जाना जाता है। नक्सलवाद का उदय नक्सलबारी एक जगह है पश्चिम बंगाल है, वहाँ से हुआ था। आज़ादी के बाद 1960 के दशक में माओवाद का उदय पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन बाद में यह बंगाल से ज़्यादा भारत के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में ज़्यादा सक्रिय रहा, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के इलाकों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गढ़चिरौली अब पर्यटन के लिए फेमस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ख़त्म किया गया नक्सलवाद को। 2004 में गठन हुआ। 2 प्रमुख माओवादी गुटों के विलय से CPIM बना था, माओइस्ट बना था। 2 विलय से कौन कौन से? तो पीपुल्स वॉर ग्रुप PWG आंध्र प्रदेश आधारित था, 1980 में बना था, और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC बिहार झारखंड आधारित था, 1975 बना था। इन दोनों को मिला करके CPIM बनाया गया 2004 में, और 2009 में भारत सरकार ने इसको एक प्रतिबंधित संगठन के रूप में घोषित कर दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति के जरिए भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकना और नई लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापित करना। ये सब ढकोसलाबाजी था। विदेशी तत्वों से मिले होते थे, खूब सारे हथियार और खूब सारी चीज़ें इनको सप्लाई होती थी, और उसके आधार पर यह सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रहे होते थे। माओवाद पर आधारित है विचारधारा इनका, माओ त्से तुंग। भारतीय राज्य कैपिटलिस्ट और साम्राज्यवादी है, जो ये मानते हैं किसान और मजदूरों को सशस्त्र संघर्ष से मुक्ति दिलानी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों से घेराबंदी करके शहरों में कब्जा करना होगा। इस तरह के इनके विचार थे, पता नहीं कहाँ से आए थे। वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी, एक ऐसा सोसाइटी जिसमें
क्लास नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। विभाजन का क्या तात्पर्य होता है? विभाजन का तात्पर्य होता है समानता, और समानता का विभाजन यानी कि रिच एंड पुअर का डिवीजन, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का डिवीजन, ये नहीं होना चाहिए। ये सब इनकी विचारधारा है। माओइस्ट विचारधारा जो होती है या फिर ये जो नक्सल विचारधारा बहुत अट्रैक्टिव लगती है सुनने में, है ना। माओ का वो घोषणा पत्र भी आपने देखा होगा, किताबों की दुकान पर मिलती है, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा पढ़ने में। लेकिन ये स्वप्न लोकी ये दुनिया है, ऐसा संभव ही नहीं है। लेनिन ने जब उन रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में एक शासन व्यवस्था कायम की थी जहां पर क्षमता के अनुसार कार्य करना था और सबको एक ही प्रकार का वेतन मिलना था, सबको एक ही प्रकार से संसाधनों का आवंटन किया जाना था, तो सिस्टम इकोनॉमी का चल नहीं पाया, कोलैप्स कर गया। क्योंकि जिस भी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन नहीं होगा, उस अर्थव्यवस्था को सरवाइव किया ही नहीं जा सकता है। और कंपटीशन जहां भी होगा वहां पर कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा। ठीक, सबको आप बोलोगे 10 घंटे काम करो और सबको समान वेतन, तो ऐसा नहीं होगा। 10 घंटे आप काम करेंगे, 10 घंटे मैं काम करूंगा, दोनों के काम में अंतर होगा। बेहतर काम करने वाले को पारितोषिक तो मिलना ही चाहिए। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम जो दिखता है वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी, ये संभव है ही नहीं, ये असंभव है। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा चीज नहीं। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमारे संविधान में भी प्रावधान बनाया गया है कि आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन को भारत के संविधान द्वारा भी कम करने की बात की गई है। तो फिर कैसी क्रांति? सारी क्रांति फिर थोथली साबित हो जाती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप बाई आर्म फोर्स और हथियारों के जरिए, हिंसा के जरिए आप लागू करना चाहते हो, वो तो संविधान में बाय लॉ लागू करने की बात की गई है, डीपीएसपी में, कल्याणकारी राज्य के निर्माण। तो इसलिए इस प्रकार की कोई भी क्रांति की जगह बसती नहीं। वैसे भी ये फेल्ड मॉडल है। संसाधनों का समान आवंटन कैसे हो सकता है? अंबानी साहब को कोई 100 रुपये दे दे, ग्रेटर नोएडा किसानों को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सारे किसान आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उनको 5 करोड़ रुपए मिले थे उनके ज़मीनों के। उन्होंने 4 करोड़ का घर बनाया और 1 करोड़ की शादी कर ली, हाथ में कुछ नहीं बचा। कोई अंबानी को दे दे 1000 रुपये दे दे, 1000 से वो करोड़ बना सकता है, और आप करोड़ से शून्य पर आ सकते हैं। क्षमता अलग अलग है। तो प्राकृतिक रूप से इंसानों की क्षमता अलग अलग बनाई गई है। तो जब प्राकृतिक रूप से ही विभेद है तो फिर सोसाइटी बिना विभेद के क्रिएट हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। आइडियल कंडीशन अलग होता है और वास्तविकता अलग होती है। वास्तविकता यही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपके समक्ष दिखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका संगठन किस प्रकार से होता था। तो इसलिए इनकी विचारधारा जो है वो विचारधारा देखने सुनने में बहुत अच्छी लगेगी आपको, लेकिन वास्तविकता से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। सेंट्रल कमेटी सर्वोच्च नेतृत्व, पॉलिट ब्यूरो होता है, नीति निर्माण का काम करता है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन होता है, सैन्य गतिविधियों का नियंत्रण करता है। पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी होता है, सशस्त्र विंग होता है। ये चार पांच जो है इसके क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ये जो 4 हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं कि किस प्रकार से यह काम करता है। सक्रिय क्षेत्र जो था मुख्य रूप से रेड कॉरिडोर, आपको मैंने पूरा दिखा दिया। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि इसका उदय जो हुआ था वो बंगाल से हुआ था, लेकिन बंगाल में वहाँ पर ख़त्म हो गया है धीरे धीरे, और जो बच गया वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में बच गया। जिसमें से बाद में जो अभी अभी सक्रिय रहा है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में रहा है। फिर महाराष्ट्र में ख़त्म हुआ तो वर्तमान में तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में अभी भी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है उसमें से छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वर्तमान स्थिति कमज़ोर हो चुका है, सशस्त्र कैडर की संख्या बहुत कम हो गई है। पिछले 2 से 3 सालों में सैकड़ों टॉप लीडर्स मारे गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं।
देबू जी सबसे वरिष्ठ नेता का हालिया सरेंडर बहुत बड़ा झटका इनके लिए। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक का डेडलाइन रखा हुआ है। उससे पहले आपको बहुत सारे सरेंडर और बहुत सारे इस प्रकार के इनकाउंटर दिखेंगे जिसमें इनको ख़त्म किया जाएगा, और करना भी चाहिए। सरकार सरेंडर का मौका दे रही है, आप सरेंडर करिए और जीवन निर्वाह कीजिए, क्योंकि इस तरह की क्रांति की 2026-27 के ज़माने में जगह नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, पार्टी बनाइए, लोगों के साथ चुनाव लड़िए, चुनाव में जीत करके आइए। तो चुनाव में जीत करके आएंगे तो आपकी आवाज़ पूरे देश की जनता सुनेगी, और ऐसे में तो कोई भी नहीं सुनने जा रहा है। पीएम इनॉग्रेट RRTS विल मेक लाइफ ईजियर। दरअसल में ये सारे जो प्रोग्राम हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। NCR रीजन को पॉल्यूशन फ्री बनाने में सरकार को कोई एक साल में तो सफलता मिलने वाली है नहीं। इस प्रकार के RRTS जैसे जो प्रोजेक्ट हैं ये सरकार को ज़रूर मदद कर सकते हैं। रैपिड रेल ट्रांजिट जो ये बनाया गया है, इसको लेकर के सरकार को वाकई धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ से जहाँ तक ये जा रही है, कहाँ से भाई, तो आनंद विहार के बगल में थोड़ा सा हट के सराय काले खां दिल्ली में जगह है, और वहाँ से लेकर के यह मेरठ तक में ये काफ़ी बिजी रूट होता है, क्योंकि इसी रूट के जरिए जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनके रूट भी हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज इस रोड पर हैं। मतलब सबसे बिजिएस्ट में से एक है ये NH, अभी जो वर्तमान में है, जो सड़क मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जब ये बनाया गया है तो ये इस सड़क मार्ग से चलने वाली गाड़ियों की संख्या को कम करेगा, बसों को कम करेगा, और वाहन ऐसे जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं उनको कम करेगा, जिससे पॉल्यूशन पे फाइट करने में भी हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगा। तो इसे ज़रा डिटेल में देखेंगे हम लोग कि क्या है ये प्रोजेक्ट, और उसके बाद NCR क्या है ये भी समझेंगे, और RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मैंने शायद कुछ और बोला था, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो में क्या अंतर है इसे भी ज़रा हम लोग समझेंगे। कब किया है, तो 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। दिल्ली मेरठ RRTS का किया गया है। मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या कहा जाता है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS इसको कहा जाता है। यह भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसकी लागत 30,000 करोड़ है और 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज़िंदगी को आसान बनाएगा, जो कि वास्तविकता है, सही है। RRTS ट्रेन है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलेगी, और इसके साथ साथ मेट्रो शहर में इंटरसिटी मतलब विद इन द सिटी जो है वो भी वहाँ पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो न केवल दिल्ली से मेरठ को जोड़ा गया, बल्कि मेरठ शहर के अंदर भी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। खास बात क्या है, तो अभी जो आप वर्तमान में दिल्ली से मेरठ जाएंगे तो अप्रॉक्स 3 आवर थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है, 2.5 घंटे तो मिनिमम लगते ही हैं। 2.5 घंटे, 2 घंटे मिनिमम, 4 घंटे भी लग जाते हैं, और ट्रैफिक के समय में तो आप 6 घंटे में भी पहुंचेंगे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। 16 स्टेशन कुल बनाए गए हैं। ऑपरेशनल सेक्शन वर्तमान में चालू किया गया। पहले चरण में 27 किलोमीटर न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक शुरू किया गया, बाद में 82 किलोमीटर भी चालू हो जाएगा। और इसके बीच में जितने स्टेशन बनाए गए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ऐसे जगह जहाँ पर भारी मात्रा में लोग आवाजाही करते हैं, और अभी तो वर्तमान में सारे के सारी बसें चलती हैं। इसी प्रकार के 2 और परियोजना हैं जो NCR में रीजनल रूप से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। एक है दिल्ली से अलवर, अलवर राजस्थान में बहुत सुंदर जगह है। भानगढ़ का आपने नाम सुना होगा, हॉन्टेड प्लेस, और वो अलवर में ही है। तो दिल्ली अलवर और दिल्ली करनाल, करनाल हरियाणा हो गया, अलवर राजस्थान हो गया, और मेरठ उत्तर प्रदेश हो गया। यानी कि NCR में जो 3 राज्यों से सीमाएं लगती हैं उन तीनों को कनेक्ट किया जा रहा है। कौन कौन? एक है उत्तर प्रदेश में मेरठ, राजस्थान का अलवर, और हरियाणा का करनाल। करनाल में पशु रिसर्च सेंटर भी है एक, जो मुख्य रूप से डेयरी वाले पशुओं पर काफ़ी बड़ा रिसर्च किए जाते हैं। करनाल में काफ़ी डेवलप्ड इलाका है करनाल हरियाणा का, तो वहाँ भी कनेक्ट किया जाए। इसको क्या कहा गया है? NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा ये सारा मैनेज किया जाएगा। अब जरा समझिएगा, NCR का रीजन मैं समझाऊंगा। दिल्ली शहर के भीतर में दिल्ली मेट्रो चलती है, DMRC। मैं पटना गया था तो वहाँ पर भी DMRC का बोर्ड दिखा। PMRC के साथ DMRC मिलकर के पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बना रही है।
तो वहाँ पर आपको बोर्ड दिखेगा, एक बोर्ड पर DMRC लिखा हुआ, अगले पर PMRC लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो विद इन द दिल्ली राज्य के भीतर DMRC मेट्रो रेल चलाती है, लेकिन दिल्ली के आस पड़ोस में जो इलाका है वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में डेली हज़ारों लोग दिल्ली आते हैं, लाखों लोग, और यहाँ से फिर यात्रा करके वापस जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ट्रैफिक में जाना आना, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और कंजस्टेड सा दिखता है। इसके कारण से कैपिटल का भी फैलाव कम हो रहा है। अगर ट्रांजिट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कैपिटल का भी फैलाव और भी बेहतर होगा, और दिल्ली पर जो भार है 3 करोड़ लोगों का वो भी कम हो सकता है, क्योंकि लोग आसानी से मेरठ से आ जा सकेंगे तो कोई क्यों फिर दिल्ली में रहना चाहेगा। इसमें NCRTC को महत्व दिया जा रहा है। महत्व क्या होगा इसका? समय की बचत, वायु प्रदूषण कम होगा, आर्थिक विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ने से आर्थिक विकास होगा, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा, स्टेशन के आसपास शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा कहीं न कहीं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब जरा समझिएगा RRTS और मेट्रो रेल में क्या अंतर होता है। जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अब पटना मेट्रो बन रहा है और RRTS बना है, तो क्या अंतर होता है मेट्रो में और RRTS में। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि NCR क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन क्या है, कब बना। देखिए जरा पहले अंतर को समझ। उद्देश्य क्या होता है? RRTS शहरों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, जैसे दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से करनाल, दिल्ली से अलवर, ये दिल्ली के बाहरी भाग हैं जो दिल्ली से विद इन द 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर के आसपास में ये सारे के सारे आते हैं। 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। एक शहर के अंदर की कनेक्टिविटी होती है मेट्रो रेल, जैसे मेट्रो क्या होती है, विद इन द सिटी, जबकि RRTS एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करते हैं। लंबी दूरी होती है, 50+ किलोमीटर होती है मुख्य रूप से, जबकि मेट्रो 50 किलोमीटर तक आस पड़ोस में यही होती है। जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ ग्रेटर नोएडा का इलाका है, वहाँ से अगर आप जाएंगे तो गुड़गांव तो काफ़ी लंबा हो जाता है, अप्रॉक्स 60 किलोमीटर के करीब पड़ता है। आप मेट्रो से आसानी से जा सकते हैं। तो ये विद इन द सिटी हो गया। उत्तर प्रदेश, नोएडा, इन सब को, गुड़गांव को, दिल्ली को कनेक्ट करने का विद इन द सिटी है ये। जबकि ये क्या है, इंटर सिटी है, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट कर रही है। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है जबकि इसकी स्पीड कम होती है मेट्रो की, और इसमें स्टॉपेज कम होता है RRTS में, जबकि मेट्रो में बहुत स्टॉपेज होता है, हर 1-2 किलोमीटर पर गाड़ी रुकती है। लंबी यात्रा होती है, समय कम लगता है, छोटी दूरी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे उदाहरण के स्वरूप भी यहाँ पर दिया गया है। अब जरा समझेंगे कि हम लोग NCR क्या है और NCR को सरकार क्यों इतना ज़्यादा तवज्जो दे रही है डेवलपमेंट के लिए। जो आपको बीच में दिख रहा है वो दिल्ली का रीजन है, रेड में जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले हैं, मुजफ्फरनगर तक है। मुजफ्फरनगर के बाद रुड़की आ जाता है, उसके बाद हरिद्वार आ जाता है, उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएंगे रुड़की से ही। ये बुलंदशहर है, ये अलवर और भरतपुर, ये 2 ज़िले हैं राजस्थान के। और ये जितना ग्रीन में आपको ग्रीन में दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं। जहाँ पर करनाल उत्तर में दिखेगा आपको, उत्तर में दिखेगा, और यहाँ पर नूह डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। नूह याद है आपको, अनफॉर्चुनेट नूह जो है वो दंगों के लिए फेमस है, बहुत सारे दंगे होते हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना होगा, फरीदाबाद का नाम आपने सुना होगा, गुड़गांव का नाम आपने सुना होगा, है ना, भिवानी का नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे NCR में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। नेशनल कैपिटल तो एक ही हो गया, नेशनल कैपिटल तो एक ही हो गया, लेकिन NCR में ये पूरा का पूरा इलाका आता है। NCR में ये पूरा का पूरा इलाका आता है जिसको NCR कहा जाता है। क्यों है NCR, क्यों बनाया गया, तो उसे ज़रा डिटेल में समझेंगे। NCR का पूर्ण रूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यह भारत में एक अद्वितीय अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय योजना है जिसके जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों को डेवलप्ड किया गया। एक प्रकार से डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, एक प्रकार से गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इस पूरे रीजन को NCR के रूप में घोषित किया गया। इस क्षेत्र को 1985 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र को समन्वित और नियोजित करना था, कोऑर्डिनेटेड एंड प्लान्ड डेवलपमेंट सुनिश्चित करना था। अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, उस दिन पहले जब मैं पटना गया था तो पटना और दिल्ली में जो सबसे बड़ा अंतर मुझे दिखा वो है ट्रांसपोर्ट का ही।
ये आप दिल्ली में अगर आप रहेंगे इस एरिया में कहीं पर भी, और उसके अलावा आप भारत के किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर खलेगा, वो है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि इस इलाके में बहुत सुविधा है ट्रांसपोर्ट की। मेट्रो जो है वो बहुत ही अच्छी है यहाँ की। तो पटना में काफ़ी कॉस्टली है ट्रांसपोर्ट। जैसे यहाँ से अगर मैं एयरपोर्ट जाऊँ तो 54 किलोमीटर करीब में पड़ता है, और मैक्सिमम 600 से 700 के करीब में आपको कैब मिल जाती है, पर्सनल आप बुक करके जा सकते हैं। जबकि पटना में क्या था, अगर आप 20 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो 1500 तक का कैब का बुकिंग लगता है। ये मैंने खुद का देखा। जैसे एयरपोर्ट से स्टेशन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसका कंपैरिजन करेंगे दिल्ली से तो आपको कैब का प्राइस भी बहुत ज़्यादा दिखेगा, बुकिंग का प्राइस भी ज़्यादा दिखेगा। वो इसी कारण से है क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उतने अच्छे से डेवलप अभी नहीं हुई है। सड़कें अच्छी बनी हैं, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप होता जाता है वैसे वैसे प्राइवेट का किराया जो है वो अपने आप ही कम होने लग जाता है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में कैब का इतना ज़्यादा चलन होता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से वो चीप पड़ता है बाकी शहरों की तुलना में। तो ये क्यों संभव हो पाया है? बेहतर ट्रांसपोर्ट के कारण ही। और बेहतर ट्रांसपोर्ट कैसे संभव हो पाया है? तो एनसीआर रीजन बनने के साथ ही। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिल्ली सरकार की मेट्रो आती है चल करके, गुड़गांव में हरियाणा में दिल्ली सरकार की मेट्रो जाती है चल के। तो ये कैसे संभव हो पाया? तो कोऑर्डिनेटेड एंड प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए जो एनसीआर का रीजन बनाया गया, इस एनसीआर रीजन के कारण ही इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट इतना बेहतर हो पाया, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट इतना बेहतर तरीके से बन पाया है। शामिल राज्य और जिले कौन से हैं? एनसीआर में दिल्ली के अलावा 3 पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के जिले शामिल हैं। जबकि दिल्ली के सभी 11 जिले एनसीटी इसका मूल कोर हिस्सा तो यही है, दिल्ली का ही हिस्सा है। हरियाणा है, इसके बहुत सारे 14 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं इसमें। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। इतने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अगर एनसीआर में शुरू किया गया तो आपसे पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या था इसको बनाने का, एनसीआर बनाने का? तो दिल्ली की भीड़ भाड़ को कम करना। दिल्ली में एक कैपेसिटी है उसकी इंसानों की झेलने की, उस कैपेसिटी के पीक पॉइंट पर वैसे ही पहुंच गया, सैचुरेशन पॉइंट पर। तो अगर आसपास की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी तो लोग वहां से रह करके आसानी से जॉब करने जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का गुड़गांव में जॉब होता है, लेकिन वो नोएडा इत्यादि इलाकों में रहते हैं और डेली ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर है। इसी प्रकार से कोई आदमी मेरठ में रह करके दिल्ली की ट्रैवल इसलिए आसानी से कर पाएँ क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर होगी। तो ये उद्देश्य के साथ में एनसीआर बनाया गया था। समझिएगा कि क्यों बनाया गया था। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के एकीकरण के लिए बनाया गया था। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तेजी से शहरीकरण, कृषि भूमि का नुकसान, वायु पॉल्यूशन, वाहनों के कारण राज्यों के बीच समन्वय में कमी कई बार आती है। जैसे खास तौर से पुलिसिंग में दिक्कत उत्पन्न होती है। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में झगड़ा रहता है भाई। कई बार दिल्ली पुलिस किसी यूपी पुलिस के इलाकों में घुस जाती है और यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के इलाकों में घुस जाती है, और फिर वहाँ पर थोड़ा सा चुनौती उत्पन्न हो जाता है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। एनसीआर मैंने आपको समझाया, आरआरटीएस समझाया आपको, क्या कारण है, कहाँ पर डेवलप हुआ है, सारा कुछ आपको समझाया। पहला टॉपिक भी हमने किया। अब तीसरा टॉपिक है लूला। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत आए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया है कि इंडिया डज नॉट हैव द माइंडसेट ऑफ कॉलोनाइजर। मतलब भारत की औपनिवेशिक मानसिकता नहीं है जहाँ पर कोई एक खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरे को नीचा मानता है। भारत हमेशा ही किसी भी देश के साथ बात करे, भले भूटान और नेपाल ही क्यों ना हो, हम हमेशा ही समानता के स्तर पर बात करते हैं। कोई भी हम बढ़ा चढ़ा करके खुद को नहीं दिखाते और डोमिनेंस हासिल करने का हम प्रयास नहीं करते हैं। ये इन्होंने कहा। तो ब्राज़ील के साथ शॉर्ट में ज़रा हम लोग देखेंगे। भारत और ब्राज़ील बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। दोनों देश ब्रिक्स, G20, IBSA और WTO जैसे मंच को साझा करते हैं। हाल की यात्रा जो हुई है, राष्ट्रपति लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा 16 से 18 फरवरी भारत की यात्रा पर आए थे, क्योंकि भारत में AI समिट हुआ। तो इस दौरान वो भारत में भाग लेने आए थे। दोनों देशों के संबंधों की अगर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, 1940 के दशक से हमारे संबंध हैं आज़ादी से पूर्व के, लेकिन आज़ादी के बाद संबंध और भी ज़्यादा घनिष्ठ हुआ। 2004 में लूला की पहली बार भारत यात्रा के बाद संबंध और गहरे हुए थे। दोनों देश कृषि, जैव ईंधन, अंतरिक्ष रक्षा और व्यापार में सहयोग करते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है।
जैसे सोयाबीन, चीनी और मांस निर्यात करता है, जबकि भारत दवाई, ऑटोमोबाइल और मशीनरी निर्यात करता है। एआई और टेक्नोलॉजी में भी हमारे संबंध हैं भाई, बहुपक्षीय भी हैं, जैसे ब्रिक्स और G20 मंच जो हैं, इस पर भी हम दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे होते हैं। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी हम सहयोग को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लूला के प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप हुई और यह वार्तालाप काफ़ी सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में ब्राज़ील और भारत बहुत बड़े सहयोगी हैं। जिस प्रकार से भारत ने ट्रंप का डट के मुकाबला किया है, उसी प्रकार से ब्राज़ील ने भी ट्रंप का डट के मुकाबला किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह एक रनिंग डेमोक्रेसी है, मतलब चलती हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई इसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, लोगों का शासन है, लोकतांत्रिक यहाँ पर शासन है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके हम लोग बाउंड्री की बात करें तो फ्रेंच गुयाना, ये फ्रांस की टेरिटरी है, सूरीनाम, उसके अलावा गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया के अलावा यहाँ पर पेरू से इसकी सीमाएं लगती हैं, बोलीविया सीमा लगती है, उसके अलावा इसकी सीमा अर्जेंटीना से लगती है, पराग्वे से लगती है और उरुग्वे से इसकी सीमा लगती है। ये जरूर ही याद रखिएगा। इसकी सीमाएं बहुत सारे देशों से लगती है, एक चिली है और इक्वाडोर है। इन दोनों के अलावा लगभग में सभी जो देश हैं दक्षिण अमेरिका के, उनके सभी के साथ में, जो बड़े देश हैं उन सभी के साथ में यह सीमा साझा करती है। ब्राज़ील तो आप जानते ही होंगे, अमेजॉन के लिए, अमेजन नदी के लिए जाना जाता है और अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। विषुवतीय सदाबहार वर्षा वन के लिए जाना जाता है, जो वर्ष भर खिले रहता है। पृथ्वी का लंग भी कहा जाता है अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करने में इसका काफ़ी अहम योगदान माना जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारत की एक फिल्म है जिसका नाम है बॉन्ग। इसने लक्ष्मी प्रिया देवी जी हैं, उन्होंने इसे बनाया था। इसको बाफ्टा के तहत में चाइल्ड फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा। तो इसके बारे में ज़रा देखेंगे। यह प्रीलियम के लिए क्वेश्चन तय मान लीजिए, 72 बीपीएससी में सवाल तय मान लीजिए, 99% श्योरिटी है कि ये पूछेगा आपसे, पूछेगा ही पूछेगा। मुख्य विजेता लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा निर्देशित मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसके कंपटीशन में कौन सी फिल्में थी? तो बूंग ने आर्को और लीलो एंड स्टिच एंड जूटोपोलिस 2 को हरा करके यह पुरस्कार जीता है। अग्रणी नामांकन वन बैटल आफ्टर अनदर, ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल थ्रिलर है, लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है, बेहतरीन मूवी है। मतलब हाल फिलहाल में हॉलीवुड की जितनी मूवीज आई है उनमें सबसे अलग मूवी है ये, वन बैटल आफ्टर अनदर। और सीनर्स, ये भी बहुत फेमस हो रही है मूवी। समारोह में सबसे अधिक नामांकन पाने वाली फिल्में रही। इन दोनों को बाफ्टा के तहत सबसे ज़्यादा नामांकन मिला है। वुमनी मोसाकू ने सीनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और शॉन पेन ने वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, सपोर्टिंग जो एक्टर होते हैं उसका इन्होंने पुरस्कार जीता है। बाफ्टा क्या होता है? बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसको कहा जाता है बाफ्टा। एक स्वतंत्र ब्रिटिश संस्था है जो फिल्म, टेलीविजन, वीडियो गेम्स में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करती है। जिस तरह से अमेरिका में ऑस्कर का पुरस्कार दिया जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में बाफ्टा का पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस अकादमी का स्थापना 1947 में कुछ प्रमुख ब्रिटिश फिल्म निर्माताओं द्वारा ब्रिटिश फिल्म अकादमी के रूप में किया गया था। बाद 1958 में इसका विलय टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स गिल्ड के साथ हो गया और अंततः 1976 में इसका नाम बदल करके बाफ्टा कर दिया गया। बहुत ही अनोखी सी ट्रॉफी होती है इसकी, थिएट्रिकल मास्क के आकार की होती है, जिसे 1995 में अमेरिकी मूर्तिकार जो एक थे उन्होंने इसको डिजाइन किया था। पुरस्कार की इसकी बहुत सारी श्रेणियां हैं। क्यूलिफ नाम है इनका, क्यूनलिफ नाम है। इन्होंने बाफ्टा में जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार को इस मूर्तिकार ने 1955 में डिजाइन किया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, प्रमुख सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री को, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म, गैर अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एनिमेटेड बाल व पारिवारिक फिल्म, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि मणिपुरी भाषा के मूवी बूंग को यह पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्मी प्रिया देवी जी के द्वारा डायरेक्टेड है यह फिल्म, उसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है।
कई सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, कई सारे बच्चों की एक शिकायत रहती है छोटी सी कि आप बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं डेली। किसी बहुत बेहतरीन टीचर का आपने करंट अफेयर का वीडियो देखा है क्या? कोई एक उदाहरण अगर मैं बोलूँ जो पढ़ाते हों, हाँ यूपीएससी के लिए अगर मैं बोलूँ, मुन्नाल सर हैं एक, तो वो पढ़ाते हैं। उनका वीडियो कभी भी डेली करंट का 2 घंटे का नहीं होता है। पता है क्यों? क्या कारण होता है? कारण आपको छोटी सी समझा देता हूँ। कारण ये होता है बंधुओं, क्योंकि करंट के हर टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, भले मैं उसको खींच करके पढ़ा दूँ। और दूसरा कारण ये होता है, एक ही विषय पर एक सप्ताह तक डेली आर्टिकल आते हैं, तो उन सभी को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता है। एक आपने डिस्कस कर लिया और पढ़ लिया। अगर मैं डेली आपको 7 से 8 टॉपिक करवाऊँगा तो मंथली कितना हो जाएगा? 250 टॉपिक अप्रॉक्स करीब में। कैसे करेंगे आप? मंथली 250 टॉपिक हो गया, 12 महीने का कितने टॉपिक हो जाएंगे? ये तो सिलेबस को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए मैं भले 25 मिनट का पढ़ाता हूँ, लेकिन जब पीटी या मेंस होता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल मेरे लड़ते हैं पढ़ाए हुए टॉपिक से। तो मोर टॉपिक से ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्पॉर्टेंट, लेस टॉपिक और डिटेल में अध्ययन। वन लाइनर टॉपिक तो आपको एग्ज़ाम से एक महीना पहले जो आप वन लाइनर वाला मैगजीन करेंगे एडुटेरिया SPD, उसे मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपसे वो शॉर्ट आंसर ने पूछ लिया कि NCR के बारे में बताइए, वो आपको एडुटेरिया में नहीं मिलेगा, वन लाइनर वाले मैगजीन में। तो ये अंतर होता है करंट अफेयर का, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टॉपिक, 10 टॉपिक रोज़ पढ़ाऊँ, मंथली 300 टॉपिक, सालाना 3600 टॉपिक, कैसे करेंगे? संभव ही नहीं, असंभव है। बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं। इसलिए करंट अफेयर कम पढ़ना होता है, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़नी होती है, मैगजीन एक पढ़ना होता है, बस। थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। बाकी आपको अगर कुछ और पसंद हो, कोई और ज़्यादा टॉपिक वाला वीडियो पसंद हो, तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दिन भर करंट ही देखिए। फिर 2-2, 3-3 वीडियो से अगर आप डेली करंट पढ़ रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे ज़्यादा बर्बाद कुछ और हो नहीं सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। आज भी 90% सवाल जो हैं वो सब्जेक्ट से आते हैं ग्रुप, स्टैटिक पोर्शन से, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।